Hey all, this is Ashutosh here, and I am back with a new case study on मैक्लॉयड रसेल। हम इस केस स्टडी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस ने, एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस ने एक रिटेल पार्टिसिपेंट का कैपिटल प्रिजर्व किया होगा। टेक्निकल एनालिसिस की मदद से मैक्लॉयड रसेल में एक रिटेल पार्टिसिपेंट ने पैसा बनाया होता या नहीं, वह केस हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की मदद से रिटेल पार्टिसिपेंट का कैपिटल किस तरीके से प्रिजर्व्ड होता कि मतलब वह सही समय पे उसमें पैसा डिप्लॉय करते, और अगर वो सही समय उन्हें कभी नहीं मिला तो देन a retail participant would have saved his capital from getting lost in मैक्लॉयड रसेल। हम जो टूल यूज करने वाले हैं, हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे, हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स की बात करेंगे, और हम मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू दिस डिस्क्लेमर। मैं फिर से रीट्रीट करता हूँ ये फैक्ट दैट दिस कंटेंट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एक रिटेल पार्टिसिपेंट का नॉलेज एनहांस करने के लिए अराउंड द मार्केट, स्टॉक मार्केट, is this content is all about. So let's go ahead on the charts, to the charts of मैक्लॉयड रसेल। ये स्टॉक था, आप देखिए 2008 में, ये इसका मंथली चार्ट है, एंड द कैंडल्स हियर यू सी, और ये जो रेड लाइन है दिस इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 टाइम फ्रेम का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मंथली चार्ट है तो ये 50 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से रिटेल पार्टिसिपेंट का पैसा इस स्टॉक में नहीं गया रहता अगर उन्होंने सिर्फ बेसिक एनालिसिस की होती। तो आप देखिए 2008 वाले पीरियड में, एंड में द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द रेंज ऑफ 35 रुपीज, और वहां से वह मूव करता है, इस वाले रेंज को ब्रेक करता है यहाँ पे 119 के ऊपर। जब ये ब्रेक कर रहा था तो दिस कुड हैव बीन अ पोटेंशियल एंट्री अपॉर्चुनिटी। हम दो केसेस एज्यूम करते हैं कि आपने कहीं यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, आप एंटर कर जाते हैं, एंड ये स्टॉक फिर अपने हाईएस्ट पे जाता है इन दी मंथ, नेक्स्ट 12 महीनों के अंदर ही 310 बनाता है। इट फेसेस अ सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इसे एक रेजिस्टेंस मिलना शुरू होता है, एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग कैंडल। आप देखिए इसका एक बहुत बड़ा विक है, ऊपर की तरफ बायर्स ने अटेम्प्ट किया है उसे ऊपर ले जाने के लिए, और फिर सेलर्स इसे नीचे लाते हैं यहाँ पे टिल 213, एंड फाइनली इट गॉट क्लोज्ड एट 228। इस कैंडल के अपीयरेंस के बाद, और इवन एट द अपीयरेंस ऑफ दिस कैंडल, बुलिश मूव था, बट ये कैंडल अपीयर होती है, एंड देन द अपर विक इन दिस कैंडल। अगर आप एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट हैं और आपने ये देखा कि इतना बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है, एंड दैट टू जब ये स्टॉक अपने पिछले 12-14 महीनों में 35 से 300 के रेंज में जा चुका है ये स्टॉक, इस कैंडल के फॉर्मेशन पे यू शुड हैव बीन कॉशियस। स्पेशली विक क्या मैसेज दे रहा था, विक ये मैसेज दे रहा था कि बायर्स वर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू टेक इट अप, 310 के लेवल तक ले गए थे, बट सेलर्स हैड इमर्ज्ड स्ट्रांगली, नीचे आए यहाँ तक, और नीचे आने के बाद आप देखिए कभी भी ये वाला जो रेंज था ऊपर का लेवल, इसका ब्रीच नहीं हुआ नीचे, हालांकि प्राइस गिर के ये 163 वाले लेवल तक आ गया था। तो एक ऊपर का लेवल मेरा 313 पे सेट हो गया, एक नीचे का लेवल हमारा सेट हो गया 160 रुपीज पे। प्राइस उसके बाद पूरे इस जोन में आप देखिए कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेट पूरा उसने किया, ऑल्दो नीचे फिर उसने इस वाले लेवल को टेस्ट किया, 165 160 वाला जो लेवल था इसे टेस्ट किया इसने, और हमें पता है सप्लाई एंड डिमांड जोन वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि चूंकि इसे यहाँ पे पहले सपोर्ट मिल चुका था, इसे फिर से सपोर्ट मिला। बट हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग, अगर आप एक नए मार्केट पार्टिसिपेंट हैं और आपको अपना 10 लाख रुपए लगाना था मैक्लॉयड रसेल से पैसा बनाने के लिए,
तो इमेजिन करिए कि इस कैंडल के फॉर्मेशन में ऊपर से जब इसका विक ऊपर का 311 का लेवल सेट हो गया था, वुड यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी एट एनी लेवल टिल हियर, यहां तक कहीं पे भी आप पार्टिसिपेट करते? शायद नहीं। एटलीस्ट कैंडल स्टिक एनालिसिस तो हमें ये नहीं कह रही थी कि यू गो एंड इन्वेस्ट योर मनी इन दिस जोन। मार्केट नीचे से ऊपर गया, इस वाले जोन में कंसोलिडेट हो रहा था, कंसोलिडेशन के बाद या तो ये ऊपर ब्रेक करता इस कंसोलिडेशन वाले रेंज को तो हम पार्टिसिपेट करते, या नीचे ब्रेक करता तो दैट इज दी दैट वाज द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अब आप देखिए, ये 50 टाइम पीरियड हो गया था हमारा, ये अब चार्ट बनना शुरू हुआ था मूविंग एवरेज का। प्राइस जब इस वाले लेवल को ब्रीच कर रहा था, यहाँ से 312 वाले लेवल को इस वाले कैंडल पर जब ब्रीच कर रहा था, इवन दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू गो अप, ऊपर की तरफ जाने की अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे भी आपने पार्टिसिपेट किया होता, आप यहाँ पे भी पार्टिसिपेंट थे, यहाँ तक आपका प्राइस चला गया, आपके लिए सब अच्छा था, मतलब व्हेन हैड यू बॉट इट समवेयर नियर हियर, प्राइस आपका ऊपर चला गया, यू शुड हैव बीन हैप्पी अबाउट इट। अब इंटरेस्टिंग मूव्स यहाँ से शुरू हो गए थे। शुरू इसलिए हो गए थे, दो जीज के फॉर्मेशन होने शुरू हो गए थे, विक ऊपर की तरफ हो गया था, नीचे की तरफ विक कितने बड़े बड़े, एंड देन ये नीचे से गिरना शुरू हो गया। ऑल दो ये वाला लेवल कभी भी ब्रीच नहीं हुआ, तो ये वाला लेवल जब तक ब्रीच नहीं हुआ, अगर आप क्या कहते हैं रिस्क टेकर हैं और आप में रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, यू वुड हैव वेटेड फॉर दिस लेवल, जब ये लेवल नीचे की तरफ ब्रीच होता तो आप अपना प्रॉफिट लेते। बट अगर मान लीजिए आपने कहीं यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, इसके इस वाले लेवल के 312 वाले लेवल को जब ये ब्रीच करके ऊपर की तरफ जा रहा था और आप जब तब आपने पार्टिसिपेट किया होता, तो नेचुरली जब ये इस वाले लेवल के नीचे आ रहा था, 312 वाले लेवल के नीचे जब इन कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, देन यू शुड हैव टेकन योर मनी आउट। आप उसके बाद आपका स्टॉप लॉस, दिस वाज द पॉइंट, जब इसके ये नीचे जब जाने लगा था तो आपको अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेना चाहिए था। रिस्क टेकर होते आप और थोड़ा सा नीचे कर लेते इस लेवल तक, बट देन यू शुड हैव गॉट योर स्टॉप लॉस हिट। यहाँ पे आपने एंट्री किया, इस कैंडल दोजी के फॉर्मेशन पे आप प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, नहीं बुक किया। इसके बाद इस वाले लेवल पे आपका हार्ड स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए था, आपको यहाँ पे अपने पैसे कैपिटल निकाल लेना चाहिए था, ये लॉस आप कहीं बेयर करते। 312 के ऊपर जा रहा था तब, और ये जब इसके नीचे आ रहा था 285, लगभग वो 30-40 रुपए का जो लॉस था आप बेयर करते और आप निकल जाते। इस वाले जोन में भी आप कभी एंट्री नहीं करते। क्यों नहीं एंट्री करते? क्योंकि आपका कभी भी ये वाला लेवल कॉन्फिडेंटली ब्रीच नहीं हुआ था, 312 वाला लेवल कभी भी कॉन्फिडेंटली ब्रीच नहीं हुआ। ये एक अटेम्प्ट था ब्रीच करने का, लेकिन उसके बाद अगला कैंडल देखिए, एक बेरिश कैंडल था और वो इतना स्ट्रांग था कि वो आपको फिर से उसी लेवल पे ले आया, इस वाले लेवल के नीचे तक। 50 डे मूविंग एवरेज इसे सपोर्ट प्रोवाइड करता रहा, इवन दिस कैंडल नेवर गेव यू एन अटेम्प्ट टू गो अप, ऊपर जाने के लिए कभी भी यहाँ पे आपको मैसेज नहीं मिल रहा था। और अब देखिए, अब उसके बाद इंटरेस्टिंग गेम होना शुरू हो गया। प्राइस इट स्टार्टेड कमिंग बिलो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आना शुरू हो गया, और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब प्राइस इसके नीचे हो तो यू डू नॉट गो लॉन्ग। और देखिए, अगर आप इसके नीचे था, आपने एक बेसिक एनालिसिस की होती, तो आपके पास कभी भी ऊपर लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट हो रही है, कभी भी क्रिएट नहीं हो रही है। इस लेवल को भी इसने सस्टेन नहीं किया। आप देखिए, ये वाला जो लेवल था, इस लेवल को इस कैंडल ने, इतने बड़े बॉडी कैंडल ने इसे नीचे लाके ले आने की कोशिश की। यहाँ पे इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। ये जो मूव्स हैं, इन मूव्स को आप तब तक नहीं प्ले करते जब तक आपका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं होता। ये केस था जहाँ पे एक इतने बड़े कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की है इस वाले लेवल पे, बट देन यू वर देयर समवेयर इन दिस जोन, जो आपका कंसोलिडेशन वाला जोन था। यहाँ पे एक केस बनता था जहाँ पे आप मान लीजिए आपने ट्रेड लिया होता ऊपर जाने के लिए, एंड देन यू कुड हैव गॉट ट्रैप्ड। बट उस केस में भी जब ये इस वाले लेवल को ब्रीच कर रहा होता, आप यहाँ से कहीं ट्रेड लेते ऊपर की तरफ और ये नीचे ले आया आपको, उस केस में भी ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जब नीचे इस कैंडल का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, दैट इज वेयर यू शुड हैव गॉट योर स्टॉप लॉस सेट। और फिर उसके बाद तो इसने कभी मौका ही नहीं दिया, इट केप्ट ऑन कमिंग, और अभी 8 रुपीज पे है। तो देखिए, देयर वर फ्यू जोन्स जहाँ पे एक रिटेल पार्टिसिपेंट एंटर कर सकते थे, और अगर आपने यहाँ पे कहीं एंट्री की तो आपको इस वाले जोन में कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट पिछले 2010 से लेके
2012 तक, 2 साल तक दिस स्टॉक वाज डूइंग नथिंग। तो आप अपना हार्ड वर्न क्यों कराएंगे अपना पैसा इस स्टॉक में फंसा के? ठीक है, इवन इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म पेशेंट इन्वेस्टर, जब ये प्राइस इसके ऊपर जा रहा था, आपने यहाँ पे कहीं एंट्री की और यहाँ तक आपका प्रॉफिट आप ले सकते थे, क्योंकि देयर वाज अ दोजी फॉर्मेशन। अगर मान लीजिए आप ये वाले हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये लेवल जब ये ब्रीच कर रहा था, दिस वन 165 वाला लेवल जब ये यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए था। एंड देन इट नेवर गेव यू एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री किया होता, तभी भी आपका एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस पे ही यहाँ पे आपको अपना ट्रेड क्लोज करना था। यहाँ पे भी अगर आप एंट्री करते हो और मार्केट में मान लीजिए एक डिफरेंट प्राइस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो आपको इसके नीचे अपना अपना ट्रेड क्लोज करना था, आपको अपने लॉसेस कैरी नहीं करने थे। तो बेसिक कैंडलस्टिक एनालिसिस को अगर हम रेफर करते हैं, मूविंग एवरेजेस के कॉन्सेप्ट को रेफर करते हैं, और हिस्टोरिकल प्राइसेस जो कि हमारे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स की तरह काम करते हैं, हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन देते हैं, हम सिर्फ इन 3 कोर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते, तो एटलीस्ट हम एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट अपना कैपिटल डिस्ट्रॉय होने से बचाते। हम पैसा बनाते या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन एटलीस्ट हम अपना पैसा लूज नहीं करते। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिटेल पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में पैसा लूज नहीं करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैंडलस्टिक एनालिसिस आपको कभी भी इस वाले जोन में, इस वाले जोन में, इस 30 90 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद कभी भी आपको नहीं कह रही थी दैट यू पार्टिसिपेट इनटू इट एंड गो लॉन्ग। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस का एडवांटेज है, वो कहीं ना कहीं हमें एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बताता है। पीपल नीड टू गेट देयर नॉलेज built on technical analysis as a concept. It is very important for a retail participant. So I hope you would have gained some significant insights out of this chapter, and I'll be coming back with a new case study going ahead too. Thank you so much.